आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ, और बहुत बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। जिसने 35 टुकड़े किए आज उसके 70 टुकड़े हो जाते, ऐसी स्थिति बन गई थी। आफताब को दरअसल पुलिस जो थी वो एफएसएल से पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद लेकर निकली। जैसे ही पॉलीग्राफ टेस्ट के बाहर लेकर निकली, बाहर लोग तलवारों से इंतजार कर रहे थे आफताब का। ये देखिए जरा, ये देखिए तलवार लेकर दौड़े। ये देख रहे हैं आप, कई लोग तलवार लेकर दौड़े। पुलिस खड़ी हुई, पुलिस ने हवा में बंदूक उठाई है। कई तलवारें, 1, 2, 3 तलवारें आपको नजर आ रही हैं। ये पुलिस की वैन है जिसमें आफताब मौजूद था, और इस वैन के पीछे ये लोग भागे हैं और तलवार वैन पर चलाई है, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से रोका। ये पहली तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस शख्स ने आकर गेट खोला है, वैन का गेट खोला है। अंदर पुलिस वाला मौजूद था, ये देखिए अंदर पुलिस वाला बंदूक के साथ मौजूद था, जिसके बाद ये शख्स पीछे हटा है। वैन का गेट खोला है इसने आकर, और इसी वैन के अंदर आफताब था, इसी वैन में आफताब मौजूद था। ये देखिए, लेकिन अंदर एक चैनल लगा था, अंदर एक जंगला है लोहे का, जिसके बाद आफताब अंदर मौजूद था, लेकिन पुलिस मौजूद थी इसलिए ये शख्स अंदर नहीं जा सका। अगली तस्वीर दिखाइए, और ये देख रहे हैं पुलिस बंदूक लेकर सामने आ गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस वाला जो वैन के अंदर था वो बंदूक लेकर बाहर आया, जिसके बाद तलवार जो लिए थे वो वहीं रुके हैं। ये वो आप तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, आफताब ने बेरहमी से, पूरी हैवानियत के साथ श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, लेकिन आज ये शख्स, ये हमलावर आफताब के 70 टुकड़े करने के इरादे से आए थे। ये रिपोर्ट देखिए जरा। आफताब पर तलवार से हमले की कोशिश, पैंतीस टुकड़े करने वाले को टुकड़े टुकड़े की धमकी। हमारे पास तलवार भी है, बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे, पर ऐसे राक्षसों को खत्म करेंगे, गोलियों से काट देंगे, इसके इतने टुकड़े करेंगे। दिल्ली पुलिस आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अपनी वैन में लेकर निकल रही थी, तभी वैन को कुछ युवकों ने चारों तरफ से घेर लिया, और उसके बाद वैन में सवार आफताब को रोक लिया। वैन को रोकने वालों के हाथों में तलवार थी। 3 लड़के जिनके हाथ में तलवारें थीं। यह पहला जिसने सर पर गमछा पहना था, हाथ में तलवार लिए था। दूसरा ठीक उसके बगल में खड़ा था, इसके हाथ में भी तलवार थी। और तीसरा पुलिस के पास तलवार लेकर मौजूद था। हथियार हमारे पास, सब चीजें, अभी तो ये तलवार है, आगे से हम गोली भी चलाएंगे, सबको मारेंगे। इस चीज में जो भी इस चीज को आगे से करता है उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गोलियों से देंगे हम। इन तीनों को तलवार के साथ देख दिल्ली पुलिस ने पिस्टल निकाल ली। वैन के अंदर खड़े पुलिस वाले ने भी बंदूक निकाल ली। इसी वैन के अंदर आफताब बैठा हुआ था। पुलिस ने आफताब को मारने आए युवकों को रोकने की कोशिश की, पिस्टल हवा में लहराई, नहीं माने तो फायर कर देंगे। बहुत देर तक फॉरेंसिक लैब के बाहर यह हंगामा चलता रहा। फाड़ देंगे आफताब जैसे लोगों को, किसी की बहन बेटी पर दिक्कत नहीं आने देंगे। अरे भारत जैसा देश है, माता बहनों को पूजा जाता है, ये टुकड़े करते हैं, काट देंगे, काट देंगे। ये तलवार है, मैं बंदूक भी लाऊंगा, बम भी लाऊंगा। हमलावरों को शांत कराने के बाद पुलिस वैन में मौजूद आफताब को लेकर रवाना हो गई। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हमलावर कौन थे, कौन थे वो लोग। ये जो 3 हमलावर आपको नजर आ रहे हैं, ये कहां से आए थे, कैसे अचानक ये पहुंच गए, ये आप देख रहे हैं। ये वो वैन है, इसी वैन में जो आप नजर आ रहे हैं आपको 1, 2, 3, साथ में पुलिस वाला भी आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से इन्होंने वैन पर हमला किया। एफएसएल फॉरेंसिक से लेकर जा रहे थे पॉलीग्राफ के बाद। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ दरअसल, और रात को निकल रहे थे। 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब से। इस दौरान आफताब की तबीयत ठीक थी, लेकिन बाहर आफताब के खिलाफ लोगों में खासा गुस्सा था, जो मैंने आपको दिखाया। पॉलीग्राफ के बाद तिहाड़ जेल आफताब को वापस ले जाया जा रहा था, और तभी हमलावरों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। इसी पुलिस वैन में
आफताब बैठा हुआ था। विकेट, हथौड़ा, तलवार ये सब लेकर आए थे ये हमलावर आफताब को मारने के लिए। हिंदू सेना के कार्यकर्ता, इन लोगों ने बताया कि वो हिंदू सेना के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऑफिशियली हिंदू सेना ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। कहा है प्रदर्शनकारी हमारे संगठन के नहीं है, हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हम देश के कानून को मानते हैं, ये हिंदू सेना का कहना है। इसी तरह की हरकत का समर्थन नहीं करते जैसी हरकत हुई है। प्रदर्शनकारी आफताब के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। आफताब को निकालो, इसके टुकड़े कर देंगे, ये नारे लगा रहे थे। बचाव में पुलिस ने भी बंदूक निकाल ली और आफताब को बचाकर पुलिस वहां से लेकर गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के हथियार जब्त कर लिए हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, ये किस तैयारी से आए थे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी, उस गाड़ी में तलवारें रखी हुई थी, वो मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, तलवारें पूरी 1 2 3 4 5 तलवारें नजर आ रही हैं। ये लाल रंग की जो म्यान आपको दिखाई दे रही, इसी म्यान में तलवारें रखी जाती हैं। गाड़ी के पीछे की सीट पे देखिए तलवारें सारी बाहर है म्यान से, म्यान खाली पड़ी हुई है। ये जैन गाड़ी है जिसमें तलवारें लेकर ये लड़के पहुंचे थे, ये हमलावर पहुंचे थे। अगली तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं आपको। हथौड़ा, ये आप देख रहे हैं सीट पर नीचे हथौड़ा भी रखा हुआ था, हथौड़ा भी लेकर आए थे आफताब को मारने के लिए, यानी तलवार और हथौड़ा दोनों लेकर पहुंचे थे आफताब को जान से मारने के लिए। ये हमलावर वहां आए थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद पुलिस ने 1 2 और एक पीछे तीसरा चल रहा है, 3 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। नारेबाजी करते हुए पुलिस ने इन तीनों को डिटेन किया है। केस भी लगवाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोगों में गुस्सा है, बेशक गुस्सा लाजमी भी है कि इस बेरहमी के साथ आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया है, लेकिन सभी ये चाहते हैं कि कानूनन आफताब को फांसी की सजा मिले और वही जायज है। आगे आपको बताएंगे, लेकिन वो अब कैसे संभव होगा? वो संभव होगा सबूतों के बाद, और सबूत पुलिस को बहुत बड़ा मिल गया है। आफताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट तो की, लेकिन श्रद्धा के 35 टुकड़े जिस हथियार से किए वो हथियार बरामद हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। पुलिस ने जो चारों तरफ जंगलों में ढूंढा है, उसमें जो चीजें पुलिस को बरामद हुई हैं, इसमें अब पुलिस को जाकर हथियार बरामद हुआ है। और हथियार जो हथियार मिलना ये बताता है कि आफताब को अब कड़ी सजा से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो हथियार मिल गया है जिससे श्रद्धा के 35 टुकड़े आफताब ने किए थे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ये जंगल, और जंगल में ही पुलिस को तलाशी के दौरान आफताब को कई बार लेकर पहुंची और तभी ये हथियार मिला है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस के हाथ ये अब तक का सबसे बड़ा सबूत लग गया है। श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया। हथियार मतलब सब कुछ, आलाए कत्ल जिससे मर्डर हुआ। आफताब ने आरी से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे और दिल्ली पुलिस कई दिनों से इसी हथियार की तलाश में थी। आलाए कत्ल का बरामद होना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। हथियार मिलने के बाद आफताब का अब बचना मुश्किल है। क्यों मैं कह रहा हूं? आफताब के खिलाफ पुलिस को यह बड़ा सबूत हाथ लग गया है। कोर्ट में आफताब को दोषी साबित करने में आसानी होगी पुलिस को। एक बात, हथियार से आफताब के खून के निशान भी मिल सकते हैं और बरामद हथियार को पुलिस ने जांच के लिए भी भेज दिया है। हत्या में इस्तेमाल 5 चाकू जो थे वो पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। सभी चाकुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। छतरपुर जंगल से कुछ बाल भी पुलिस ने बरामद किए हैं जो इसी से लिपटे हुए थे। श्रद्धा की हत्या के बाद उसके बाल काटे जाने का भी शक है। आफताब के छतरपुर फ्लैट से कुछ सुराग भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस को खून के निशान भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने ब्लड सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया है। क्या ये श्रद्धा के ही हैं? आइए, इतना ही नहीं, पुलिस को एक और बहुत बड़ा सबूत मिला है। आज पुलिस के लिए बड़ा दिन इस लिहाज से था कि हथियार मिल गया पुलिस को और एक अंगूठी मिली है पुलिस को। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, जो अंगूठी श्रद्धा की थी, श्रद्धा के टुकड़े करने के बाद वो अंगूठी किसी और के पास मिली। आफताब ने अपनी किसी और गर्लफ्रेंड को दे दिया था। देखिए जरा वो अंगूठी श्रद्धा को किसने दी और पुलिस के हाथ कैसे लगी। तो हुआ ये आप देख रहे हैं, श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा को दी। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड को दी दूसरी, और उससे पुलिस को मिली। श्रद्धा केस में पुलिस ने यह अंगूठी बरामद की है और श्रद्धा की अंगूठी पुलिस को मिल गई है, जो अब सबूत है।
पिता ने बर्थडे पर दरअसल श्रद्धा को यह अंगूठी तोहफे में दी थी। एक पिता ने आफताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड को यह अंगूठी दे दी। श्रद्धा की हत्या के बाद गर्लफ्रेंड फ्लैट पर आई थी, जिसे आफताब ने अपनी अंगूठी बताकर और उस गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की। इसी दौरान आफताब ने उसे अंगूठी तोहफे में दी है। डेटिंग ऐप के जरिए आफताब इस लड़की से मिला था। उस दौरान श्रद्धा के टुकड़े फ्रिज में मौजूद थे, जिस वक्त श्रद्धा की अंगूठी वो गिफ्ट कर रहा था। श्रद्धा की हत्या के बाद अंगूठी अपने पास रख ली थी इसने, और श्रद्धा के पिता ने इस अंगूठी की पहचान की है। यानी आफताब की गर्लफ्रेंड को पुलिस ने बुलाया था, उससे ये अंगूठी हासिल की, और उसके बाद पुलिस ने श्रद्धा के पिता का बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें ये अंगूठी उन्हें दिखाई। तो श्रद्धा के पिता ने बताया कि ये जो अंगूठी है, ये उन्होंने अपनी बेटी को बर्थडे पर गिफ्ट की थी। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि आफताब ड्रग्स लेता था, यह भी साबित हो गया, क्योंकि ये जो ड्रग्स पेडलर्स आपको नजर आ रहे हैं, जो ड्रग्स पहुंचाते थे, इन्होंने पहचान की है कि ये आफताब को भी ड्रग्स दे रहे थे। यानी आफताब ने जिस रोज हत्या की श्रद्धा की, उस रोज आफताब ने ड्रग्स ली थी, उस रोज आफताब ने शराब भी पी थी। शख्स देख रहे हैं, श्रद्धा केस में सूरत से ये ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हुई है, और इसका नाम है फैजल मोमिन। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आफताब को ड्रग्स सप्लाई करने का दावा किया गया है। फैजल की आफताब से दरअसल लगातार बात होती थी, और वसई पुलिस ने सूरत पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। सूरत पुलिस ने 4 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया था। बाकी 3 और आरोपियों से अभी पूछताछ चल रही है। आफताब से कनेक्शन की भी जांच हो रही है, और श्रद्धा के दोस्त राहुल ने शक जताया था कि आफताब ड्रग्स लेता था। आफताब के ड्रग कनेक्शन पर राहुल को पहले से शक था। लेकिन आफताब के बारे में आपको बताऊं, आफताब इतना शातिर है, कल तक सुकून से सो रहा था रात को, लेकिन इसे पता चला कि आज इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, तो आफताब ने अपनी चाल बदल ली। आफताब को आज पॉलीग्राफ के लिए लेकर आया गया तिहाड़ जेल से, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया गया। रोहिणी लेकर पहुंची पुलिस, लेकिन आफताब ने क्या किया जेल में, वो आपको बताने जा रहा हूं। पॉलीग्राफ से पहले आफताब का खेल देखिए जरा। खेल ये, तिहाड़ में कल पूरी रात नहीं सोया आफताब, और जानबूझकर पहली रात चैन की नींद सोया था शातिर। इसे पता था अगले दिन पॉलीग्राफ होना है। जेल में सेल के गेट पर रात भर बैठा रहा, और पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले जानबूझकर इसने ड्रामा किया। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले अच्छी नींद लेना जरूरी होता है, जिससे मन, मस्तिष्क, हार्ट बीट और आपकी पल्स सब कुछ नॉर्मल हो। अगर आप नहीं सोएंगे तो यह सब नॉर्मल नहीं होगा। जेल में खाना खाने से भी आफताब ने मना कर दिया था। जेल प्रशासन के समझाने पर उसने खाना खाया है, और तिहाड़ का कैदी नंबर 11529 बना है आफताब। तिहाड़ के सेल नंबर 16 में उसे रखा गया है। सेल में आफताब के साथ 2 और कैदी मौजूद हैं। 13 सीसीटीवी से आफताब पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो आफताब हर पल अपनी ऐसी शातिराना हरकत करता है, जिससे वो सोचता है कि वो बच जाएगा दोषी साबित होने से। लेकिन इस बीच सवाल ये, आखिर हो क्या रहा? आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। आज एक और हिला देने वाली खबर सामने आई। दिल्ली में श्रद्धा पार्ट 2, एक ऐसी खबर जिसके बाद पूरा देश हिल गया। श्रद्धा की जिस बेरहमी से हत्या की गई, 35 टुकड़े श्रद्धा के आफताब ने किए थे, लेकिन आज एक पति के पत्नी ने 10 टुकड़े कर दिए। दिल्ली की खबर है, देश की राजधानी दिल्ली की, जहां ये पत्नी ने अपने पति को बेरहमी से मारा, 10 टुकड़े करे और फ्रिज में शव रख दिया। एक और खबर इस तरह की आई, अगली तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए जरा। पत्नी और बेटा दोनों को आप देख रहे हैं, हाथ में झोला देख रहे हैं आप। ये दोनों बेटा अपने पिता के, पत्नी पति के टुकड़े ले जाकर फेंक रहे थे। आधी रात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सड़क चल रही थी उस वक्त भी, ट्रैफिक भी नजर आ रहा है बीच बीच में, इसका मतलब बहुत ज्यादा रात नहीं हुई थी। वक्त लगभग 12:11 बता रहा है। 12:11 का सीसीटीवी फुटेज है रात को। इसके बाद देखिए अंदर आए हैं, और अंदर आने के बाद इन्होंने आकर टुकड़े फेंके हैं। 10 टुकड़े किए थे पिता के और पति के। देखिए जरा रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बता रही है कि आखिर हो क्या रहा है समाज में। एक शख्स 35 टुकड़े और एक पत्नी अपने पति के 10 टुकड़े कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए जरा।
पहले आफताब ने किए 35 टुकड़े, अब दिल्ली में फिर हुए 10 टुकड़े। आफताब ने फ्रिज में रखे थे श्रद्धा के 35 टुकड़े, तो दिल्ली में पत्नी ने पति के 10 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। आफताब ने आधी रात को श्रद्धा के टुकड़े फेंके थे। दिल्ली में एक पत्नी रात के अंधेरे में पति के टुकड़े फेंकने निकली। एक के बाद एक रूह कपा देने वाली वारदात ने देश को हिलाकर रख दिया है। देश आफताब की हैवानियत से उबरा नहीं था कि दिल्ली में एक और खौफनाक हत्या हो गई। पत्नी ने पति के 10 टुकड़े कर इसी फ्रिज में रखे। इसके बाद रात को बेटे के साथ मिलकर घर से दूर सुनसान इलाके में टुकड़ों को फेंकने गई। अब आपको बताने जा रहा हूं जिस घर में 10 टुकड़े किए गए वो घर कहां पर है। दिल्ली के पांडव नगर में एक घर है। ये आप घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। घर के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बिस्तर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। इसी घर में पति पत्नी और बेटा रहते थे, जहां बेरहमी से पति का कत्ल कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अगली तस्वीर फ्रिज की। ये वो फ्रिज है, ये वो फ्रिज है जिसमें पति के 10 टुकड़े काट कर रखे पत्नी ने। 10 टुकड़े इसी फ्रिज में रखे गए थे। यह छोटा फ्रिज है। आफताब ने 300 लीटर का फ्रिज लिया था। इस फ्रिज में पति के 10 टुकड़े रखे गए। कई दिन तक रखे रहे टुकड़े। और क्यों रखे गए ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे पति की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके बाद कब टुकड़े फेंकने के लिए निकला परिवार, यह भी आपको बताने जा रहा हूं। आइए उससे पहले आपको दिखाता हूं कैसे हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये फ्रिज आपको नजर आ रहा है। आफताब ने भी श्रद्धा के टुकड़े फ्रिज में रखे थे। दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड हो गया। ये बेटे के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े किए। पत्नी पूनम और सौतेले बेटे दीपक ने पिता को मारा। पहले शराब में नींद की गोलियां मिलाकर दी। जब वो होश खोने लगा तो मां बेटे ने हत्या कर दी मिलकर। यह पिता की फोटो भी आप देख रहे हैं। बेहोश होने पर गले और शरीर पर चाकू से वार किए। हत्या के बाद पूरी रात शव को कमरे में छोड़ दिया। हत्या के अगले दिन घर से खून को साफ कर दिया गया। फिर मां बेटे ने अंजन, पिता का नाम अंजन है, अंजन की लाश के 10 टुकड़े कर दिए। इसके बाद लाश के टुकड़ों को इस फ्रिज में रख दिया गया ताकि लाश सड़े नहीं और बदबू घर से बाहर ना जाने पाए। बदबू को कम करने के लिए घर में पेंट भी करवा दिया, पूरे घर में। मार्च अप्रैल में ही हत्या की साजिश रची गई थी और 30 मई को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। रोज रात को लाश का एक टुकड़ा ठिकाने लगाने निकलते थे मां बेटा। बैग में डालकर लाश के टुकड़ों को फेंक देते थे और 8 से 10 दिन तक टुकड़े को अलग अलग जगह पर फेंका गया। रामलीला मैदान और गंदा नाला इलाके में ये जाकर फेंका करते थे टुकड़ों को। पति के सिर को गड्ढा बनाकर वहां गाड़ दिया था। पुलिस को सिर भी बरामद हुआ है। पांडव नगर और आसपास के इलाकों में टुकड़ों को इन लोगों ने फेंका। मृतक अंजन दास दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहता था और आरोपी महिला पूनम अंजन की दूसरी पत्नी है। पूनम 2011 से अंजन के साथ रह रही थी, 2011 से। आरोपी दीपक अंजन का सौतेला बेटा है। अंजन की टाइमलाइन भी श्रद्धा जैसी ही है बिल्कुल। श्रद्धा और अंजन दोनों की हत्या मई में ही हुई थी। श्रद्धा की 18 मई को और अंजन की मई के आखिरी हफ्ते में। दोनों केस में शव के टुकड़े घर में ही किए गए और उसके बाद श्रद्धा की तरह अंजन के टुकड़े भी फ्रिज में रखे गए थे। फिर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया। ये हिला देने वाली जो वारदात है, ये बता रही है कि आखिर क्या स्थिति है समाज की, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे शव के टुकड़े फेंकने निकलते थे। ये देखिए जरा, ये आपको नजर आ रहा है।
ये महिला जा रही है, शव जहां ठिकाने लगाए गए वहां जा रही है, और वहां जाकर ये जो आप इलाका देख रहे हैं पीछे, यहां आकर ये लोग शव के टुकड़ों को फेंक देते थे जो घर के इनके बहुत नजदीक था, और यहीं आकर पुलिस ने शव को तलाशा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। अंजन की खोपड़ी है, मई में हत्या हुई थी, खोपड़ी बरामद हो गई है। यह तस्वीर आपको, जो नाजुक दिल वाले हैं वो ना देखें, विचलित कर सकती है। विभत्स तस्वीर है, डरा देने वाली तस्वीर है। सिर्फ खोपड़ी बची है, कंकाल बचा है, क्योंकि मई में हत्या हुई थी। आइए अब मैं आपको इसी जगह जहां हत्या करके शव के टुकड़ों को फेंका गया, हमारे सहयोगी विवेक उस स्पॉट पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर, वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। इस वक्त रामलीला ग्राउंड में मौजूद हैं। इसके आसपास देखिए, हम आपको एक ही जगह बताएंगे। ये वो जगह है जहां पर अंजन दास का सिर मिला था पुलिस को 30 मई को। यही वो जगह है। यहां पर अंजन दास का सिर पुलिस को मिलता है 30 मई को, और पुलिस के जांच पड़ताल में जब ये खुलासा होता है कि कैसे उसकी हत्या की गई मां बेटे ने मिलकर, तो चौंकाने वाला मामला है। और इसके अलावा सिर वहां मिलता है, और यहां पर उसके अंजन दास के दोनों पैर मिलते हैं। अंजन दास के दोनों पैर इन्हीं जगहों पर मिलते हैं। रात को मां बेटे दोनों आते थे, शव के जो टुकड़े किए गए थे, एक एक करके इन टुकड़ों को फेंका जाता था, और उसके बाद उसको ठिकाने लगाया जाता था। पुलिस को ये शव के टुकड़े मिले थे, और शव के दूसरे टुकड़े भी आसपास से ही बरामद किए जाते हैं। तो बड़े शातिराना अंदाज में कोशिश की गई कि सबूतों को नष्ट किया जाए और शव के टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिया जाए, किसी को शक नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हत्यारों को। मां और बेटे की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मां की तस्वीर है जिसने हत्या की, और ये वो बेटा है। पत्नी से दूसरी शादी थी अंजन की, और बेटा भी सौतेला था। अंजन के 10 टुकड़ों में हत्या की गई, लेकिन ये दोनों पकड़े कैसे गए ये आपको बताता हूं। पुलिस को कैसे पता चला कि अंजन की हत्या हुई है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत शातिर तरीके से अंजन की लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी पूरी कर ली थी। लेकिन हुआ क्या देखिए। ठीक इसी तरह जाकर जंगल में, जंगली कहेंगे उसे, जहां इन्होंने जाकर टुकड़ों को फेंका था। 5 जून को पांडव नगर में दरअसल पुलिस गश्त कर रही थी, पेट्रोलिंग पुलिस की जो गाड़ी करती है वैसे ही निकल रही थी। इसी दौरान हुआ क्या, झाड़ियों से बदबू आने की शिकायत हुई कि एक जगह से दुर्गंध आ रही। पेट्रोलिंग टीम ने थाने में इसकी जानकारी दी कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्चिंग में एक बैग में इंसानी शव के टुकड़े मिले। बैग खोला गया तो शव के टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। पुलिस के लिए चुनौती थी कि शव की पहचान कैसे की जाए, किसके शव हैं, यह पहचानना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। और पुलिस के पास इस केस में ज्यादा सुराग नहीं थे। कोई आकर किसी की बॉडी मई में फेंक गया, और अब शव की पहचान मुश्किल थी। सीसीटीवी फुटेज निकलवाया पुलिस ने, मई का सीसीटीवी निकलवाया, मई और जून का। सीसीटीवी फुटेज में चेहरे नहीं दिख रहे थे, तो अब चेहरों की पहचान कैसे हो। आसपास के दर्जनों कैमरों की फुटेज खंगाली गई। कौन कहां किस वक्त निकला है उस दौरान। आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगाई गई कि अगर किसी को मारकर डाला गया है तो कोई कहीं से गायब हुआ होगा। आसपास के थानों में रिपोर्ट आई होगी, तो रिपोर्ट भी नहीं। यूपी और दूसरे राज्यों में भी रिकॉर्ड की जांच की गई, कोई रिपोर्ट नहीं किसी की गुमशुदगी की, किसी के गायब होने की। इस दौरान अंजन दास के लापता होने की खबर मिली। परिवार ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी उनकी भी। त्रिलोकपुरी में रहने वाले अंजन 6 महीने से लापता थे, तो अंजन गए कहां। पूनम और दीपक ने लापता होने की रिपोर्ट नहीं की थी। पुलिस ने रामलीला मैदान से के आसपास के लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी में मां बेटा प्लास्टिक बैग लेकर जाते हुए नजर आ रहे थे। धीरे धीरे पुलिस पूनम और दीपक तक पहुंची। यानी पुलिस को या तो स्थानीय लोगों ने बताया या पुलिस के मुखबिरों ने बताया कि एक शख्स लापता है। इसके बाद पुलिस ने पूनम और दीपक को बुलाकर पूछताछ की। दोनों ने हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताई कि हां उन्होंने हत्या की है। बेटी बहू पर बुरी नजर रखने की वजह से हत्या का प्लान बनाया, यह कहना है पत्नी का। और हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है पुलिस को, लेकिन ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा डीसीपी क्राइम क्या कह रहे हैं और स्पेशल सीपी दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिए। वो कपड़े हमें मिल गए जो बरामद हुए थे।
और उन कपड़ों के बिहाफ पे हमने फिर इसको आगे दोबारा इंट्रोगेट किया, तब इन्होंने पूनम और दीपक ने सारी कॉन्स्पिरेसी को कबूल किया। लाश के टुकड़े जैसा ये बता रहा 8 से 10 टुकड़े होने की संभावना है, और वेपन अभी रिकवर हो जाएगा जिसमें चाकू और डैगर होने की संभावना है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो बाकी है, रिमांड लेके जो चीज़ें टुकड़े बाकी हैं या जो वेपन बाकी, उसकी रिकवरी होगी, और DNA का जो बाकी है वो सारी चीज़ें। दीपक और पूनम जो है माँ बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया, अभी तक उन्होंने पूछताछ में क्या बताया कि किस तरीके से अंजाम दिया, क्या कुछ प्लानिंग की गई? उन्होंने इसको पहले रात में शराब पिलाई जिसमें नशे की दवाई डाल दी थी, तो उससे ये थोड़ा जब सुस्ताया तो इसका गला काट दिया। एक दिन उसकी रात भर बॉडी पड़ी रही, जब सारा खून निकल गया फिर इन्होंने उसको काट के अलग अलग हिस्सों में डिस्पोज ऑफ किया। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं, पुलिस ने दोनों को, मां बेटा को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मां है और ये बेटा, दोनों पुलिस के शिकंजे में। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी कि पिता के 10 टुकड़े करने वाला बेटा गिरफ्तार हो गया, जो पहचान करना और तलाश करना बहुत मुश्किल था। बड़ी कामयाबी है। जरा सुनिए पत्नी क्या कह रही है पति की हत्या के बाद। कोई पछतावा है कि मेरा उस धोखेबाज इंसान के साथ गलत करा, हमारे साथ भी ऐसा हो गया। उन्होंने वजह क्या थी? क्या अपनी बहू के साथ संबंध थे उसके? क्या वो नजर रखता था? और क्यों मारा था? कोई बोलोगे? वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज की एक और बड़ी खबर है एक बड़े चुनाव से जुड़ी हुई। बहुत बड़ा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है। बबुआ के घर बाबा की हुंकार। योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश के गढ़ में पहुंच गए। मैनपुरी में तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे तो ये अखिलेश के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की खबर थी कि उनके गढ़ में योगी पहुंच गए, अब तो मैनपुरी जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगली तस्वीर दिखाई। योगी ने उसके बाद रैली की और रैली में जमकर अखिलेश पर बरसे, शिवपाल पर बरसे और यह कह दिया कि मैनपुरी हम जीतने जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अखिलेश के लिए चुनाव बड़ा इसलिए है क्योंकि अखिलेश ने धर्मपत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से उतार दिया है। अखिलेश को दरअसल हार का डर सता रहा है। योगी की एंट्री ने उन्हें और असहज कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। नेताजी के आशीर्वाद का परिणाम था, आएगी तो भाजपा ही। आज अखिलेश यादव की नींद उड़ गई होगी। आज डिंपल यादव को हार का डर सताने लगा होगा। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिन में तारे नजर आने लगे होंगे क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी से हुंकार भरी और बबुआ का सियासी तंबू उखाड़ने का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी में अखिलेश को सबक सिखाने के लिए योगी ने करहल से ही अपने अभियान की शुरुआत की, जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक हैं। करहल में जुटी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि इस बार मैनपुरी में अखिलेश यादव की पत्नी और सपा कार्यकर्ताओं की भाभी डिंपल की राह मुश्किल हो गई। नेताजी के आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे। दरअसल समाजवादी पार्टी को पता है इस बार मैनपुरी में राह आसान नहीं, क्योंकि पिछली बार खुद मुलायम सिंह यादव यहां से किसी तरह चुनाव जीत पाए थे, वो भी तब जब बीजेपी का कोई बड़ा नेता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्रचार करने नहीं आया था। और आइए अब आपको बताते हैं आखिर क्या बड़ी वजह है। अखिलेश के डर की वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैनपुरी बेशक गढ़ हो, लेकिन फिर भी अखिलेश क्यों घबराए हुए हैं, उसके पीछे कारण है ये। दरअसल अखिलेश को हार का डर सता रहा है मैनपुरी में। मुलायम के निधन के बाद यह डर और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये मुलायम की सीट हुआ करती थी। बीजेपी ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। योगी खुद यहां रैली कर रहे हैं। बीजेपी ने काफी दमदार उम्मीदवार भी मैनपुरी में उतार दिया है। अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल को उतारा है तो बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उतार दिया है।
इतना ही नहीं, मतलब मैनपुरी में यादव वर्सेस शाक्य की लड़ाई है। डिंपल के लिए अखिलेश खुद कैंपेन कर रहे हैं, तो शाक्य के प्रचार में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। अखिलेश पिछले रिजल्ट की वजह से भी डरे हुए हैं। कौन सा रिजल्ट? आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो हार गए, जबकि यहां से मुलायम के बाद अखिलेश यादव खुद सांसद थे आजमगढ़ से, फिर भी हार गए। आजमगढ़ हारने वाले कोई और नहीं, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश के भाई, जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं धर्मेंद्र यादव। सपा रामपुर लोकसभा उपचुनाव भी हार गई, अखिलेश के लिए दूसरी हार थी। सपा के गद्दावर नेता आजम खान का गढ़ है रामपुर, वहां से भी हार गए। गोला गोकर्णनाथ सीट भी बीजेपी के खाते में चली गई, ये भी हार गए। जबकि सपा ने यहां पूरी ताकत झोंक रखी थी कि हम किसी भी हाल में जीतेंगे, मतलब एक भी उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई है। और इसलिए अखिलेश यादव मैनपुरी में डटे हुए हैं पूरी ताकत के साथ, जो अब तक किसी उपचुनाव में प्रचार करने नहीं गए थे अखिलेश यादव, और इसलिए अखिलेश यहां इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। नेताजी को नेताजी बनाने का काम ही महंगी की गुंडा ने किया। पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालने का नेताजी नहीं है, ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया। कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी है, जिन्होंने देश को समाजवाद को लौटाने का। परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं, सब कुछ परिवार को चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए। अब प्रेशर देखिए, योगी का प्रेशर, योगी का दबाव अखिलेश पर इस कदर था कि चाचा शिवपाल जो नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे, उनसे मिलने अखिलेश पहुंच गए थे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, चाचा और भतीजा बैठे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद चाचा के पहुंच हुए अखिलेश ने मंच पर, यह भी मैंने आपको दिखाया था। ये मैनपुरी हारने का डर और खौफ भी है कि मैनपुरी कहीं हाथ से निकल ना जाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ जब आज मैनपुरी पहुंचे तो भतीजे पर भी बरसे और चाचा पर भी बरसे। योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल को लेकर क्या कुछ कहा, यह आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, यह आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव पांव छू रहे थे चाचा के। योगी ने क्या कहा? योगी ने कहा शिवपाल की जो हालत है वो पेंडुलम की तरह हो गई है। दीवार घड़ी में पेंडुलम होता है जो हिलता डुलता रहता है, वैसी हो गई, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, जो ना तो इधर रहता है और ना उधर रहता है, वैसे हो गए चाचा। शिवपाल को पेंडुलम बनने से बचना चाहिए, योगी ने कहा। और अखिलेश ने शिवपाल को ठुकरा दिया था एक वक्त पर, लेकिन किसी तरह वो साइकिल पर बैठ गए। योगी का बहुत बड़ा हमला है शिवपाल पर, हालांकि सीट पर नहीं, हैंडल पर बैठने को मिला है शिवपाल को। अब एक बार फिर शिवपाल सीट की तलाश में है। दरअसल शिवपाल एक फुटबॉल की तरह है, योगी ने कहा, जो कभी भी इस पाले में तो कभी उस पाले में रहते हैं, जिसे कोई भी कभी भी किक मार कर चला जाता है। शिवपाल यादव को फुटबॉल बनने से भी बचना होगा। आइए सुनाता हूं मैं जरा योगी का यह हमला शिवपाल पर, बहुत बड़ा हमला है, सुनिए। तो फिर से मुकाबला करना है, इन बेईमानों से फिर से मुकाबला करना है, इन झूठे लोगों से फिर से मुकाबला करना है। 6 साल से इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इतने वादे किए थे इन्होंने, अच्छे दिन लाएंगे, किसानों की आय हम दोगुनी कर दें, 1 करोड़ से लोग हर वर्ष नौजवानों को, छात्रों को नौकरी दे देंगे। चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना,
बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। योगी कह रहे हैं चाचा फीफा वाले फुटबॉल बन गए हैं। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूं, यह है रघुराज शाक्य। डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज शाक्य को योगी ने उतार दिया है, जो बहुत मजबूत उम्मीदवार, इतने मजबूत कि खुद मैनपुरी के लोगों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कौन जीत रहा है मैनपुरी? गरजे वो सही गरजे, क्योंकि वहां पे जीत 100 नहीं 200% बीजेपी की कन्फर्म है। पूरी मैनपुरी में बीजेपी 100 नहीं 200% आ रही है। मैनपुरी जब एक बार मन बना लेती है तो फिर उसी की ही सरकार बनती है और वही प्रत्याशी जीतेगा बीजेपी का। अखिलेश के परिवार में ही इसका ही उतरता है, उन्हें और कोई नजर ही नहीं आता है। सिर्फ एक बीजेपी है जो सिर्फ उठा के इधर उधर से लोगों को बनाती है नेता। यहाँ से करेल से, जसवंत नगर से, पूरे मैनपुरी जिले में इस बार भाजपा का प्रत्याशी ही जीतेगा। हम लोगों ने करेल में जो आज जनसभा की बहुत भव्य जनसभा हुई है हमारी, करेल से हम लोग विजय होकर निकलेंगे और मैनपुरी की जनता ने इस बार अपना मन बना लिया है कि इस बार हमें मैनपुरी को कमली खिलाना है और कमली खिलेगा। करेल से भी इस बार हम लोग विजय होकर निकलेंगे। करेल विधानसभा में भारी अंतर से जीतेंगे हम। तो करहल से जीतेंगे ये दावा है, मैनपुरी जीतेंगे। करहल मैनपुरी की एक विधानसभा है। आज की एक और बड़ी खबर, केवल अखिलेश को डर नहीं है, आजम खान को भी डर है। रामपुर में आजम ने हथियार डाल दिए। आजम खान की रामपुर विधानसभा, उनकी सदस्यता चली गई, रामपुर विधानसभा सीट खाली हो गई, उपचुनाव हो रहा है। आजम को डर है और इतना डर है योगी से हार का कि रो पड़े। ये देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाई। क्यों छीन लिया? आजम खान रो पड़े, भरी सभा में रो पड़े और रो कर वोट मांग रहे हैं आजम खान। सोचिए, आजम खान की कभी तूती बोलती थी, अब कह रहे हैं मैं एड़ी रगड़ रहा हूं, अब कह रहे हैं मैं सुसाइड कर सकता हूं, खुदकुशी कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। मेरी सांसें क्यों छीन ली आपने? 27 महीने की तनहा कोठरी की कैद क्यों दी आपने हमको? क्या गलती थी हमारी? क्या खता थी हमारी? गुनाह बताओ हमारा। चुनावी सभा में आजम खान की इस तकरीर में दर्द है, नाराजगी और गुस्सा भले ही नजर आ रहा हो, लेकिन असल में उनके भीतर बसे योगी का डर बाहर आ रहा है, जो उन्हें रामपुर के चुनाव में नजर भी आ रहा है। आखिर मुझे किस बात की सजा मिली है? किस गुनाह की सजा मिली है? तुमसे मोहब्बत की सजा, तुम्हें अपना कहने की सजा, तुम्हारे लिए भूखे रहने की सजा। दरअसल रामपुर में आजम खान मुश्किल में, उनकी विधायकी जाने के बाद हो रहे चुनाव में उनका उम्मीदवार बीच मझधार में फंसा है और इसलिए आजम रामपुर में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। मेरी मौत चाहते हो, मारो मुझे, मेरे पूरे घर को मार दो। तुम्हें मालूम है चून के कितने पहाड़ सहे हैं हम। मुलायम राज में नंबर 2 और अखिलेश राज में नंबर 2 रहे आजम खान को अब योगी के राज में अपनी हैसियत का एहसास हो गया है और इसलिए रामपुर विधानसभा सीट जीतने के लिए आजम सारे टोटके आजमा रहे हैं। मैं उन सबसे माफी मांगता हूं जो मेरी वजह से जेलों में हैं, जिन्हें तकलीफें मेरी वजह से पहुंची है। मैं उनसे कहता हूं कि अगर मुझसे कोई बदला लेना चाहता हो तो मेरी जान हाजिर है। लेकिन कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा चुनाव में योगी ने रामपुर में आजम को जबरदस्त पटकनी दी और संकेत है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी आजम का किला ढह सकता है और आजम को चिंता इसी बात की है। जीना चाहूंगा ऐसी जिंदगी ना, हराम है खुदकुशी इसलिए जिंदा। आजम खान कह रहे हैं हराम है आत्महत्या इसलिए जिंदा हूं।
आजम खान को आखिर हार का डर क्यों है? बहुत बड़े नेता हैं, रामपुर से हराना मुश्किल है, लेकिन रामपुर लोकसभा उपचुनाव हार गए, लेकिन अब विधानसभा। आजम के तेवर और अंदाज बदले बदले हुए। आजम अब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। दरअसल कह रहे हैं मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, मैं खून के आंसू मैंने रोए हैं, उसका बदला लेना है मुझे। प्रचार में बीजेपी की तुलना भेड़िए से भी कर रहे हैं आजम खान, और बीजेपी को हर हाल में हराने की अपील कर रहे हैं लोगों से। दरअसल रामपुर में आजम खान इस वक्त फंस गए हैं। उनकी विधायकी छीनने के बाद चुनाव हो रहा है रामपुर में। आजम को वहां से पार्टी की हार का डर सता रहा है कि यहां भी हार गए तो बचेगा क्या, क्योंकि आजम ने वहां आसिम रजा को टिकट दिलवाया है, और ये वही आसिम रजा है जो रामपुर लोकसभा सीट पहले ही हार चुके हैं। बीजेपी के घनश्याम ने 42,000 से ज्यादा वोटों से इन्हें शिकस्त दी थी, और इस सीट को आजम खान ने खाली किया था। जहां 4 दशक तक आजम खान ने राज किया, वो सीट भी वो हार चुके हैं। दरअसल बीजेपी ने यहां एक बड़ा खेल कर दिया है। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को मैदान में उतार दिया है। आकाश सक्सेना की पहचान आजम विरोधी की है। ऐसे में आजम विरोधी तमाम नेता लामबंद हो चुके हैं। सक्सेना को नवाब परिवार ने अपना समर्थन भी दे दिया है, और शिया मुसलमानों के वोट भी उन्हें मिलने के आसार हैं। आजम के कई करीबी नाराज हैं जो सक्सेना के साथ हैं। रामपुर के लिए सीएम योगी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने मुख्तार अब्बास नकवी को वहां लगा रखा है, रामपुर से ही आते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी के वहां रहने से बहुत सा मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो गया है। जरा नकवी को सुनिए। आज लोगों का मूड भी बदला है, मिजाज भी बदला है, और जो देखिए उसी सियासत और दिवालिया विरासत आज पूरी तरह से डायलिसिस पे है। विकास में बीजेपी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने भेदभाव नहीं किया, तो वोट में भी भेदभाव क्यों? इसलिए हम 4 कदम चल के आए, और हमें पूरा यकीन है कि 2 कदम वो समाज भी हमारे साथ चलेगा जो समाज की हो सकता है हमसे किन्हीं कारणों से दूर रहे। तो सियासत के बाद आपको लिए चलते हैं, तानाशाह से मुलाकात करवाते हैं। चीन की बात कर रहे हैं। चीन में क्या तख्ता पलट होने वाला है? जिनपिंग की गद्दी जाने वाली है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जिनपिंग तीसरी बार ताकत से आने की तैयारी कर चुके हैं। ये सीसीपी की बैठक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं अब, लेकिन इसके बाद चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये देख रहे हैं चीन में सड़कों पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लात घूंसों से मारा जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक शख्स को लातों से मारकर उसका मुंह फोड़ दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं भारी हुजूम, लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, पूरी गाड़ी पलटा रहे हैं लोग, पूरी गाड़ी। इसी तरह की तस्वीरें आपको याद होगा श्रीलंका से आई थी, ऐसी ही तस्वीरें पाकिस्तान से भी आई हैं पिछले दिनों। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिनपिंग के खिलाफ बड़ी बगावत की तस्वीर है, ये इस वक्त आप देख रहे हैं। तो क्या जिनपिंग का टाइम ओवर हो गया, गेम ओवर हो गया है? जरा रिपोर्ट देखिए। चीन में भड़की बगावत की चिंगारी, जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह भारी, तानाशाह के तख्ता पलट की तैयारी। जनता बोली, जिनपिंग की गद्दी डोली। चीन में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, नाराज जनता सड़कों पर है और लगा रही है जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे। जिनपिंग के कार्यकाल में पहली बार चीन में इस तरह की बगावत देखने को मिल रही है। तो क्या चीन में जिनपिंग के तख्ता पलट की तैयारी है? क्या जनता जिनपिंग को हटाने की ठान चुकी है? बीजिंग से लेकर शंघाई और वुहान तक चीन के कई शहरों में विरोध की चिंगारी आक्रोश की आग में तब्दील हो गई है। इन तस्वीरों से साफ है कि चीन में जिनपिंग के खिलाफ जन विद्रोह छिड़ गया है। हाथ में कोरा कागज लिए शहर शहर प्रदर्शन कर रहे तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी विरोध और विद्रोह की आवाज तेज हो गई है। नारेबाजी करते हुए चीन में लोग आजादी की मांग कर रहे हैं तो उन्हें मिल रही है लाठियां और पुलिस की सख्ती। विरोध को दबाने के लिए पुलिस जितना कड़ा एक्शन ले रही है, जनता के गुस्से की आग उतनी ही तेज होती जा रही है। चीन में विरोध प्रदर्शन आसान नहीं होता। विरोध करने वालों पर सरकार दमनकारी नीति अपनाती है। ये जानते हुए भी
जनता सड़कों पर है, जिनपिंग के खिलाफ नारे बुलंद कर रही है, तो इसके मायने बड़े हैं। ये जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ जनता का गुस्सा है जो सालों से उभर रहा था। और आपको दिखाने जा रहे हैं छात्र कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, भारी भीड़ सड़कों पर उतरी है, जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये जो प्रोटेस्ट है, चीन में इस तरह का प्रोटेस्ट आप पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले चीन में प्रोटेस्ट नहीं देखे होंगे क्योंकि विरोध की इजाजत नहीं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तानाशाह के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये युवाओं को देख रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। इसके बाद देखिए, ये बूथ देख रहे हैं, पूरे बूथ को पलटा दिया है लोगों ने। अब आप अंदाजा लगाइए प्रदर्शन की स्थिति क्या है चीन के अंदर। तो सवाल ये है, लेकिन ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है, लोग क्यों सड़कों पर उतरे हैं जिनपिंग के खिलाफ। सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है कि आखिर क्यों जिनपिंग से गद्दी छोड़ने की बात हो रही है, अचानक ऐसा क्या हो गया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिनपिंग फिर से सीसीपी प्रमुख बने हैं और तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया। जिनपिंग ने चीन का इतिहास पूरा बदल डाला है। तानाशाह की राह पर निकल पड़े हैं जिनपिंग और चीन में अब लोगों का दम घुटने लगा है। एक ना एक दिन ये होना था। 4 दशक बाद चीनी जनता का गुस्सा फूट चुका है और शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे सड़कों पर लग रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड़ो के नारे लग रहे हैं। जिनपिंग ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था। जिनपिंग के दमन के खिलाफ प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है। तानाशाही जो नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर, शहर शहर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चीनी नागरिकों पर पाबंदियां थोप दी गई हैं। 66 लाख लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है। कोरोना को लेकर सख्त लॉकडाउन लगाकर लोगों को घरों में ठूस दिया गया है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। 24 नवंबर को एक टावर में आग लगी और लॉकडाउन की हालत यह थी कि लोग जान बचाने के लिए टावर से निकले, लोगों को बिल्डिंग से निकलने नहीं दिया गया, जिसके बाद आग में जलकर धुएं में घुटकर लोगों की मौत हो गई है। टावर में लगी आग से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। छात्रों का सरकार के खिलाफ यह हल्ला बोल है। बीजिंग और नानाजिंग यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया है। उसके बाद से तस्वीर में दिखाऊंगा, इसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है। केवल ये जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये लंदन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है जिनपिंग के खिलाफ। यानी जिनपिंग ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का प्रदर्शन उनके खिलाफ होगा। पूरी दुनिया से रिएक्शन मिल रहे हैं जिनपिंग के खिलाफ, जिसके बाद जिनपिंग की सत्ता हिल गई है। कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। चीन में कोहराम और दुनिया में इस वक्त जिनपिंग बदनाम हो चुके हैं। देखिए जरा पूरी दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या कह रही है। जो पत्रकार है उनके साथ भी चीन में मारपीट हो रही है। देखिए चीन में कोहराम है। शंघाई में बीबीसी के पत्रकार की पिटाई की गई है, उसे पीटा गया बेरहमी से। शंघाई में प्रदर्शन को कवर कर रहा था यह पत्रकार। बीबीसी पत्रकार को पहले हिरासत में लिया गया और हिरासत में पत्रकार को पीटा और लातों से मारा गया है। ब्रिटेन ने कहा है कि बर्दाश्त नहीं है हमारे पत्रकार की पिटाई जो की गई है। साथ ही साथ चीन ने कहा है पत्रकार ने अपनी पहचान नहीं बताई है। लॉकडाउन नियम पर दुनिया भर में चीन घिरा हुआ है। विरोध पर चीनी मीडिया ने चुप्पी साध रखी है। जिनपिंग के कदम का कई देशों में विरोध किया जा रहा है। लंदन में जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और आयरलैंड के डबलिन में भी प्रदर्शन हो रहा है। कनाडा के टोरंटो में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की में जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, इस्तांबुल में उइगर मुस्लिमों ने विरोध किया है। ये जो विरोध प्रदर्शन है, सवाल एक बहुत बुनियादी है, क्या ये जिनपिंग के तख्ता पलट की चिंगारी है? बवाल दबाने में कामयाब हो पाएंगे? हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट मेजर जनरल विशंबर दयाल सर, बताइए क्या इस चिंगारी को दबा पाएंगे या तख्ता पलट देगी? देखो, चाइना जैसी कंट्री में जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, क्लोज कंट्री है और जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी सुप्रीम उनका सुप्रीम कंट्रोल है, ऐसे मुल्क में किसी किस्म का एजिटेशन, किसी किस्म का विद्रोह, किसी किस्म का सड़कों पे लोगों को उतरना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन मैं नहीं समझता कि
इतना फैल गया है ये विद्रोह सरकार के खिलाफ, और लोगों का गुस्सा इतना भरा हुआ है और इतने भारी लेवल पर एजिटेशन है कि वो किसी किस्म से कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें कमजोर कर देगा या शी जिनपिंग को किसी किस्म से सत्ता से हटा दिया जाएगा। मैं नहीं समझता इस किस्म का कोई होगा। ये आखिरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत कैडर बेस्ड है। जो वहाँ की सिविल पुलिस है उनका बहुत स्ट्रांग कंट्रोल है, कंट्रोल मेजर्स है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, तो विशंबर दयाल मानते हैं मुश्किल है, लेकिन जो हालात बने हुए डराने वाले। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तानाशाह जिनपिंग जो है वो कितने खूंखार हैं कि आखिर वो क्या कुछ कर सकते हैं चीन के अंदर। और यही वजह है कि लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिनपिंग की ताकत बढ़ी कैसे है ये मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा। जिनपिंग की ताकत, जिनपिंग 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं अभी तक, और पार्टी के प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया है पूरी तरह से, कोई विरोधी नहीं है। भ्रष्टाचार में मौत और जेल की सजा भी जिनपिंग दे चुके हैं। पूर्व मंत्री सुन लिजन को भी मौत की सजा दे चुके हैं। साथ ही साथ पार्टी में अब कोई टक्कर देने वाला जिनपिंग को नहीं बचा है। जिनपिंग का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है इस वक्त। विरोधी आवाजों को जिनपिंग ने कुचल दिया है पूरी तरह से। साथ ही साथ पार्टी में जिनपिंग का एक छत्र राज हो चुका है और तानाशाही में जनता की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि कैसे जिनपिंग ने 2 तस्वीरें मैं जल्दी से दिखाऊंगा, हु जिनताओ की और ट्रूडो को किस तरह से डांटा था। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं ट्रूडो कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष को जिनपिंग ने G20 की बैठक में धमकाया था। ये जो धमकी वाली तस्वीरें हैं, ये पता चल रहा है कि जिनपिंग आखिर क्या जहनियत रखते हैं। तो सवाल यही है कि जिनपिंग जिस जहनियत के साथ काम कर रहे हैं वो डराने वाली है। सिर्फ ये पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं, चीन में भी वही हो रहा है जो चीन दूसरे देशों में चाहता है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।